आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक बार बातचीत करेंगे हेट कैंपेन और उससे जुड़े हुए पहलुओं पर। एक पहले एपिसोड में कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो दौर है, इस दौर में शब्दों के अर्थ बदल गए। उस क्रम में अनेक शब्द हैं जिनके अर्थ बदले हैं। उनमें हेट भी एक शब्द है। हेट का भी अर्थ बदला है। पहले हेट का मतलब नापसंदगी होती थी, या हेट में पूर्वाग्रह भी शामिल होते थे। लेकिन अब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। अब इसमें जिसे कहें कि अ, पूर्वाग्रह तो है ही, लेकिन अब भेदभाव भी आ गया है और वायलेंस भी आ गया है। और भेदभाव सामान्य किस्म यानी एक्सट्रीम, अति भेदभाव और हिंसा और जिसे कहें वायलेंट बिहेवियर, विध्वंसक व्यवहार, गाली देना, गुंडागर्दी करना, तोड़-फोड़ करना, धमकी देना, आगजनी और संपर्क से इनकार करना, ये सारी चीजें अब हेट कैंपेन का हिस्सा हैं। पहले बहुत छोटे स्तर पर ये चीज थी, अब एकदम बड़े कैनवास में ये चीज है। समाज में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पहले भी अ, नफरत थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अभी स्थिति है कि एकदम विस्फोटक स्थिति है। समाज में अचानक हर तीसरा आदमी इस हेट कैंपेन से प्रभावित है। और हेट कैंपेन के कारण एक अजीब स्थिति पैदा हुई है, वो ये कि अब दूसरे को हेय दृष्टि से, छोटा करके देखने की दृष्टि से, भेदभावपूर्ण नजरिए की दृष्टि से, पूर्वाग्रहों के आधार पर देखने के कारण एक तरह से एक अजीब किस्म का जो है ना, एक विस्फोटक परिवेश तैयार हुआ। और जब कोई आंदोलन उठ खड़ा होता है और खासतौर पर रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का आंदोलन उठ खड़ा होता है, तो हेट जो है वो पीक पर चला जाता है। क्योंकि हेट के बिना प्रतिक्रियावादी राजनीति अपना काम नहीं करती। बीजेपी, आरएसएस के द्वारा के साथ जुड़े हुए जो उनके जन संगठन है, वे जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो हेट कैंपेन पीक पर जाता है। वे जब भी कोई प्रोपेगेंडा करते हैं तो हेट कैंपेन पीक पर जाता है और भेदभाव पीक पर जाता है। ये बहुत ही जिसे पैकेज डील है, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स, हेट कैंपेन और भेदभाव। ऐसे लोग रहे हैं जो कि पहले सारी जिंदगी हेट कैंपेन करते थे, नफरत में रहते थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। लेकिन अब तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं कि जो नफरत फैलाने को, नफरत से जुड़े हुए तर्कों को वे वैध मानते हैं और उनका दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं, आम बातचीत में, आम राजनीतिक डिस्कशन में इस्तेमाल करते हैं। और पहले कम से कम मीडिया नहीं था हेट कैंपेन का, लेकिन अब मीडिया भी है, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में मटेरियल, विज्ञापन, ट्विटर पर तमाम किस्म की असंख्य पोस्ट जो हेट कैंपेन का हिस्सा है, वे इफरात में अवेलेबल है। तो अब वो एक अजीब स्थिति है कि हेट कैंपेन का मीडिया भी है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया था, अखबार थे, टेलीविजन था,
रेडियो थे, ये तमाम मीडियम पहले कम से कम हेट कैंपेन से फ्री थे, लेकिन अब ये हेट कैंपेन की ग्रिप में। सो साइबर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों, और प्रिंट मीडिया, ये तीनों एक तरह से हेट कैंपेन से प्रभावित हैं और उससे संचालित भी है। एक बड़ा हिस्सा इस पर हेट कैंपेन का बहुत गहरा असर है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हेट कैंपेन के खिलाफ में जो ऑर्डर्स दिए, जजमेंट दिए, उसका कोई असर नहीं है। क्योंकि हेट कैंपेन का प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले, मीडिया का इस्तेमाल करने वाले, साइबर का इस्तेमाल करने वाले, या दैनंदिन जीवन के आर्गुमेंट में, बहस में हेट कैंपेन के तर्कों का इस्तेमाल करने वाले लोग अब आए दिन उसे वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। और जब वे हेट कैंपेन को वैध ठहरा रहे होते हैं या हेट कैंपेन के तर्कों का बहस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से हेट कैंपेन एक क्राइम है। तो बेसिकली वो क्राइम को वैधता प्रदान कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि किस पर हमला कर रहे हैं। वे कमजोर पर ही हमला करते हैं, कभी ताकतवर पर हमला नहीं करते। और जब वे ताकतवर पर हमला नहीं करते और कमजोर पर हमला करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन हमेशा निष्क्रिय रहता है। प्रशासन ने कभी प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया, कभी कहीं पर भी प्रशासन ने हेट कैंपेन करने वालों को दंडित नहीं किया। और दिलचस्प बात है, अदालतों ने भी दंडित नहीं किया, जो कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हेट कैंपेन और हिंसक गिरोह, माफिया गिरोह, पॉलिटिकल माफिया, इनकी एक तरह से एक साझी संस्कृति विकसित हुई है, जो हेट संस्कृति है, जो क्राइम की संस्कृति है, और इसे सत्ता का खुला संरक्षण है। और यही वजह है कि समाज में हेट और हिंसा, ये दो चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। हेट और हिंसा, नफरत और हिंसा, इन दो के बढ़ने का एक दूसरा कारण यह है कि जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोग नफरती तर्क देते हैं, जो लोग हिंसा को जस्टिफाई करने वाले तर्क देते हैं, उनकी आम लोग प्रशंसा करते हैं, उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं। पहले जो नफरत करने वाला था उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे, देखिए अब उसका सम्मान है। पहले तटस्थ रहते थे हेट कैंपेन करने वाले के प्रति, लेकिन अब तटस्थ नहीं रहते, बल्कि उसके प्रति एक तरह से प्रशंसा भाव बार बार व्यक्त करते हैं। तो जब वे प्रशंसा कर रहे होते हैं हेट कैंपेनर की, जब वे प्रशंसा में चुप रह जाते हैं हेट कैंपेनर्स के खिलाफ, तो वे एक तरह से अपराध को समर्थन दे रहे होते हैं और अपराध में शामिल होते हैं। सिर्फ हेट कैंपेन करने वाला ही अपराधी नहीं है, हेट कैंपेन को समर्थन देने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, वह भी अपराध में उतना ही भागीदार है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हेट कैंपेन जब भी देखा जाए, उसका तुरंत प्रतिवाद किया जाए। अपराधियों को दंडित कराने की, और जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनको दंडित करने की, या इनको जो प्रश्रय देते हैं या संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ राजनीतिक एक्शन की मांग की जाए। जो लोग समाज में हिंदू श्रेष्ठ हैं और मुसलमान निकृष्ट हैं, इस ग्राउंड पर, या हिंदू श्रेष्ठ है और अन्य जो है वो निकृष्ट हैं, इस ग्राउंड पर जो कैंपेन करते हैं, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये क्राइम है। हेट कैंपेन उस समय ज्यादा बढ़ता है जब आप या समाज गहरे आर्थिक संकट में होता है, और ये जो दौर है, ये गहरे आर्थिक संकट का दौर है, इसलिए हेट कैंपेन ज्यादा है।
तो इससे लोगों का ध्यान उसकी रियल आर्थिक समस्याओं से हटाने में मदद मिलती है। दूसरा ये कि सिस्टम जब ये कहे कि हमारे यहां तो भेदभाव नहीं है और हेट कैंपेन चलता रहे, जबकि हकीकत यह है कि भारत में भेदभाव का स्तर और रूप, मतलब जिसे कि मल्टी डायमेंशनल बहुस्तरीय भेदभाव है हमारे, और व्यवस्थागत भेदभाव तो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता ये तो एकदम चरम पर है। ऐसी स्थिति में हिंदू श्रेष्ठ है और बाकी सब निकृष्ट है, ये धारणा, ये क्रिमिनल धारणा है, ये सामान्य राजनीतिक धारणा नहीं है। और इसमें इस धारणा ने, ये जो हेट कैंपेन है उसके लिए एक तरह से वैचारिक खाद्य का काम किया है। यहां तक कि अब न्यायपालिका से लेके प्रशासन के दूसरे स्तरों तक हेट कैंपेन के पक्ष में समर्थक जुटाए जा चुके हैं। ये वे लोग हैं जो कि सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग हेट कल्चर का विरोध करते हैं, हेट कैंपेन का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ में बीजेपी की सरकारें बहुत ही एग्रेसिवली कार्रवाई करती हैं और बुलडोजर कल्चर का इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो सद्भाव पैदा करने वाले लोग, जो हेट कल्चर का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में बुलडोजर कल्चर से किसे मदद मिल रही है? उन लोगों को मदद मिल रही है जो कि हेट कैंपेन के पक्षधर हैं। एक अन्य चीज वो ये कि ये नफरत और हिंसा, इसके आधार पर एक नई किस्म की आइडेंटिटी निर्मित की जा रही है। और अहिंसक और हिंसक, ये दो कैटेगरी बहुत तेजी से उभर के आई हैं। तो हिंसक को हम लोग अब ज्यादा प्यार करने लगे हैं, उन्हें सम्मान देने लगे हैं। हिंसक में ये हिंसक जो है वो व्यक्ति भी है और समुदाय भी है और जेंडर भी है। और अफसोस की बात है कि ये तीनों चीजें रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा हैं। व्यक्ति, समुदाय और जेंडर, ये तीन चीजें हिंसक कैटेगरी में शामिल की जा चुकी हैं। बड़े पैमाने पर ऐसी स्त्रियां हमारे बीच में सक्रिय हैं जो हेट कैंपेन करती हैं, हेट कैंपेन के आर्गुमेंट का इस्तेमाल करती हैं। हेट कैंपेन में जुड़े हुए जो संगठन है उसकी वो सक्रिय सदस्य हैं। तो एक नई औरत, नफरती औरत, हेट कैंपेनर औरत तैयार की गई है। और ये नरेंद्र मोदी के युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसी औरत तैयार की गई है जो हिंसा को समर्थन देती है। ऐसी औरत तैयार की गई है जो नफरत भरे प्रचार अभियान को समर्थन देती है और नफरती प्रचार अभियान के तर्कों का अपने राजनीतिक विमर्श के लिए, संवाद के लिए इस्तेमाल करती है। अभी तक स्त्री थी, उत्पीड़ित स्त्री थी, लेकिन अब एक नई स्त्री आई है जो कि हिंसक स्त्री है। ऐसी स्त्री है जो कि नफरती कैंपेन का हिस्सा है।
और ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नूपुर शर्मा से लेके और तमाम बहुत सारी ऐसी चंटू मंटू औरतें हैं, बड़े स्केल पर, बड़े स्केल पर हाउस वाइफ को प्रभावित किया है इस हेट कैंपेन ने। और इस हेट कैंपेन करने वाली स्त्री को मान्यता देने की, सम्मान देने की एक तरह से परंपरा चल निकली है। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि बीजेपी की कई महिला सांसद हेट कैंपेन का हिस्सा नहीं है। कई टॉप महिला नेत्रियां हेट कैंपेन की नायिकाएं रही हैं। तो जो महिला हेट कैंपेन करे, उसको प्रवक्ता का दर्जा, उसको पार्षद का दर्जा, उसको विधायक की टिकट, उसको सांसद की टिकट क्या नहीं मिल रहा है। यहां तक कि हेट कैंपेन से पंचायतें भी प्रभावित की गई। जाति और सामुदायिक पंचायतों को भी हेट के आधार पर, नफरत के आधार पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक तरह से पंचायत की और समुदाय की भी एक नई पहचान, नफरती पहचान बनाने की कोशिश का हिस्सा है। और उन लोगों को बड़ा कवरेज मीडिया में, एकदम स्पेस, प्राइम टाइम शो में उनकी मौजूदगी और उनको बाकायदा सम्मान के साथ पेश करना, ये एक आम रिवाज बन के सामने आया है। तो एक नई आइडेंटिटी उभर कर आई है, वो ये है कि नफरती अस्मिता। इस नफरती अस्मिता में इस बड़े संख्या में स्त्रियां भी शामिल कर दी गई हैं, जो कि एक नया फिनोमिना है। इतनी नफरती औरतें आपको दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलेंगी, जितनी नफरती औरतें हेट कैंपेन ने इस दौर में पैदा की। और यह बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की स्त्री तो गौ बेचारी है। ये गौ बेचारी स्त्री जो एकदम हाउस वाइफ थी, जो अधिकार से वंचित थी, आज स्थिति है कि वह खंजर लेकर एंटी मुस्लिम कैंपेन का बड़े पैमाने पर हिस्सा बना दी गई। आज स्थिति है कि मणिपुर में वे औरतें आतंकी गिरोहों का हिस्सा बना दी गई हैं। कहां पहुंचे हम लोग हेट कैंपेन करते करते। जय श्री राम के नाम पर जो हेट कैंपेन शुरू हुआ, उस कैंपेन ने कितने बड़े स्केल पर लोगों के अंदर सारे दायरे क्रॉस करके, जाति के, लिंग के, समुदाय के, पंचायत के दायरे क्रॉस करके एक तरह से हेट आइडेंटिटी का एक बड़ा सामुदायिक समूह पैदा किया। आप लाख कहिए कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही सद्भाव से और शांति से रहने वाला देश है। अगर ये सद्भाव और शांति से रहने वाला देश है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो हेट कैंपेन के मैसेज है, उनका कंजम्पशन कहां हो रहा है? कौन लोग हैं उससे प्रभावित? क्यों आज तक हिंदुस्तान के न्यायाधीश हेट कैंपेन को रोक नहीं पाए? जजमेंट देके खाली बैठ जाना न्याय करना नहीं है। सारी दुनिया में अब एक तरह से यह बात मान ली गई है कि भारत नफरती प्रोपेगेंडा से एकदम भरा हुआ, उसमें आकंठ डूबा हुआ देश है। और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये नफरत का ये चरमोत्कर्ष है कि बीजेपी के लोग खुल के कहते हैं कि हमें मुसलमान कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। वो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में कोशिश ये होती है कि मुसलमान कैंडिडेट न खड़े किए जाए, जबकि वास्तविकता यह है कि
मुसलमान हिंदुस्तान में 20-22 करोड़ की आबादी है उनकी। वे खुलेआम उर्दू को उन्होंने हाशिए के बाहर खदेड़ के खड़ा कर दिया है, जबकि उर्दू के बोलने वाले, उर्दू भारत में पैदा हुई, उर्दू बहुत ही कल्चर्ड और बहुत शानदार लैंग्वेज। नफरत, वो भाषा को भी नष्ट करती है, वो सामाजिक ताने वाले को भी नष्ट करती है, वो जेंडर जो सभ्यता है उसको भी नष्ट करती है। और इस नफरती कैंपेन ने हिंदू श्रेष्ठ इस नारे को बुलंद किया। हर चीज में हिंदू की सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर नौकरी के स्तर पर हिंदू श्रेष्ठ इस नारे को मानो। और अस्मिता के जो बाकी रूप हैं वे सब हीन और हेय हैं। और इसका एक तरह से मतलब स्टीरियोटाइप की तरह, अंधाधुंध अंधड़ की तरह प्रचार किया गया। और अब ये जो प्रोपेगेंडा है, ये अपने को अब सिर्फ प्रोपेगेंडा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बार बार वायलेंस में अपने को ट्रांसलेट कर रहा है। कभी वो बहराइच में, कभी वो मुजफ्फरनगर में, कभी वो मेरठ में, कभी किसी और जगह, वो दंगे के रूप में व्यक्त हो रहा है। बार बार ये हिंदू दमन की फेक कहानियां हमारे जेहन में उतार के एक हिंदू दमन का एक फेक नरेटिव दिमाग में बैठा दिया गया। ये बात बार बार हमारे बीच कम्युनिकेट की गई कि हिंदू पीड़ित रहे हैं, हिंदू पीड़ित रहे हैं, और मुसलमान उत्पीड़क रहे हैं, इसलिए बदला लिया जाना चाहिए। और ये हिंदू पीड़ित रहे हैं, ये इस पूरे के पूरे नफरती जो प्रचार अभियान है उसकी जो है ये बैकबोन है, ये बुनियाद है। और इसके आधार पर ही दंगे, चुनावों में मैनिपुलेशन, चुनावों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण, या फिर पंजाबी और या जाट और गैर जाट का ध्रुवीकरण, जो कि हरियाणा में और दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के ध्रुवीकरण। सो ध्रुवीकरण की राजनीति और हेट कैंपेन ये एक तरह से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इनका अहर्निश प्रोपेगेंडा चलता रहता है। और इस प्रोपेगेंडा में वो जो निशाने पर आ जाए, जो भी निशाने पर आएगा वो मारा जाएगा, उसके खिलाफ नफरत पैदा होगी। और ये काम बहुत ही सुनियोजित और बड़ी दक्षता के साथ किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं ये गौ रक्षा के नाम पर जो तमाम किस्म के काउ विजिलेंटे के नाम से जो गिरोह बनाए गए, वो एकदम क्रिमिनल गिरोह है। गौ मांस, गौ रक्षा, इसके बहाने लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या करना, लव जिहाद के नाम पर लोगों को उत्पीड़ित करना, उनको दंडित करना, उन पर हमले करना, ये सब क्या है? ये उस हेट कैंपेन के ब्रॉड फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसमें हत्या एक सामान्य एक चीज है। तो एक तरफ वो टाइप कर करके, कलम के जरिए, साइबर मीडिया के, सोशल मीडिया के तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हेट कैंपेन के जरिए हिंसा की जा रही है, और दूसरी तरफ फिजिकल हिंसा की जा रही है। तो कलम से हत्या,
और कलम के बाद में अगर बच गया तो फिर फिजिकल, शारीरिक हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, अवैध गिरफ्तारी, ये कॉमन फिनोमेना के तौर पर हमारे बीच में उभर के आया और अब लोगों को ये कन्विंस कर दिया गया कि ये तो सामान्य चीज है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज हो रही है तो इसके प्रति तटस्थ रहो, निष्क्रिय होकर देखो, बोलो मत। और इतनी तेज नफरती जो कैंपेन है वो इतना तेज है, और इसकी जिसे कहें कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में और दूसरे प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और तमाम तरीकों से इतनी तेज इसका प्रवाह है हेट कैंपेन का, सूचना प्रवाह, कि आप डर के मारे निष्क्रिय हो जाते हैं, आप डरने लगते हैं और आप शारीरिक तौर पर मार दिए जाते हैं, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये हेट कैंपेन की एक सबसे बड़ी सफलता है। नरेंद्र मोदी ने जो आपको गिफ्ट दी है पिछले 10 साल में, वो क्या गिफ्ट दी है? वो गिफ्ट दिया है कि अहरनेस हेट कैंपेन के जरिए आपको निष्क्रिय बना दिया गया और तटस्थ बना दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है। और जो हेट कैंपेन के साइड इफेक्ट के तौर पर जो वायलेंस होता है, उसे आप नॉर्मली स्वीकार कर लेते हैं, तो उस वायलेंस को वैध बना दिया गया है। और हेट कैंपेन ये तो आभूषण है, जिस धनतेरस पे हम लोग गहने खरीदते हैं, तो यहां हेट कैंपेन एक तरह से आ, हिंसा की तेरस के तौर पर, वाचिक और कायिक हिंसा की तेरस के तौर पर हमारे बीच में आती है, रोज आती है, हर क्षण आती है। और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक है। इससे हमेशा डिक्टेटरशिप को और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स को मदद मिलती है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हेट कैंपेन को एकदम अपना उन्होंने बरदस्त दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है। वो उसके खिलाफ नहीं है, वो कभी बोलते ही नहीं है उसके खिलाफ। बल्कि दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे ट्विटर हैंडल्स के वो अनुकरण करते हैं प्रधानमंत्री, जो हेट कैंपेन करता रहता है। ऐसे लोगों के लिखे का वे ट्विटर पर अनुकरण करते हैं जो हेट कैंपेन लिखते रहते हैं। भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने हेट कैंपेनरों का अनुकरण नहीं किया। और ये जो चीज है, ये अपने आप में विलक्षण चीज है। सारी दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का इतना प्रमुख व्यक्ति हेट कैंपेनरों की वेबसाइट का या उनके ट्विटर हैंडल का अनुकरण करे, ये कहीं नहीं देखा गया, लेकिन भारत में है। तो हेट कैंपेन ने क्या दिया मुझे? हेट कैंपेन ने दिया मुझे एक हिंसक, नफरती औरत, जो पिछले 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह नफरती, हिंसक औरत रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत आधार है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए, आपके डिस्कशन से गायब है। ये नफरती, हिंसक औरत उन तमाम किस्म के रिएक्शनरी कल्ट गुरुओं की एक तरह से अनुयायी और शिक्षा है, जो तमाम किस्म के व्यवचार में शामिल। कौन नहीं जानता, राम रहीम के खिलाफ में जब सजा बुनी थी, तो हरियाणा में सड़कों पर हजारों औरतें निकल आई। कहां की औरतें थी ये? स्वर्ग से नहीं आई थी ये। हेट कैंपेन हेट कैंपेन ने नफरती औरत तैयार की है। ये वह औरत है जो कि हिंसा को, अपराध को सम्मान की नजर से देखती है।
आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि वे आपके दिमाग में एकदम उन्होंने बारूद भर दी है। आपके घरों में औरतों के दिमाग में बारूद भर दी है। आप उसे खोलकर डिस्कशन में लाना नहीं चाहते। बड़े स्केल पर नफरती औरत और नफरती कैंपेन, इसने एक नई आइडेंटिटी को जन्म दिया है, और ये आइडेंटिटी पहले कभी नहीं थी। पहले दंगे होते थे, मुस्लिम विरोधी आंदोलन होते थे, औरतें चुप रहती थी, बोलती नहीं थी, लेकिन अब वो औरत बोलती है, वो एक्टिव है। कोई बड़ा सामाजिक क्राइम होता था, वो औरत बोलती है और क्राइम के पक्ष में बोलती है, और ये अपने आप में चिंता की चीज है। तो हेट कैंपेन का जो सबसे बड़ा जो पहलू है, जिसे कायदे से डिस्कस करें आप लोग, वो ये कि इसने नफरती औरत कैसे तैयार की, इसने आपके संस्कार में नफरत को एक संस्कार के तौर पर कैसे बिठा दिया। मनुष्य के स्वाभाविक संस्कार में नफरत नहीं थी, लेकिन अब एक बड़े हिस्से के जेहन में नफरत को बिठा दिया गया है। व्हाट्सएप, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम चीजों के जरिए, यूट्यूब, और ये बड़ी चुनौती है। इस हेट कैंपेन में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और साइबर मीडिया, इनको प्रभावित किया हुआ है, इसका स्पेस घेरा हुआ है। इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा मीडिया नेटवर्क हेट कैंपेनरों के पास कभी नहीं था जितना आज है। स्वतंत्र मीडिया था, लोकतांत्रिक मीडिया था, लेकिन अब नफरती मीडिया भी है। और ये नफरती मीडिया पैदा करने का दूसरा बड़ा, जिसे कहें कि श्रेय या उपलब्धि, वो नरेंद्र मोदी को जाती है कि नरेंद्र मोदी ने नफरती मीडिया तैयार किया, और ये चीज लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ और खतरनाक है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप इस पर खुल के बहस करें, संवाद के, व्यक्तिगत संवाद के केंद्र में लाएं इन चीजों को। आंख बंद करने से ये समस्या जाने वाली नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।